नमस्कार, आरबी द विजन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित पेट परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन, सामान्य जागरूकता और करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट देख रहे थे। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 7 देखेंगे, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है पहला, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? ऑप्शन दिया गया फरवरी 1922, मार्च 1926, मई 1929 या फिर सितंबर 1925। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा फरवरी 1922। देखिए, महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत अगस्त 1920 में की गई थी। आप लोग को मंथ भी याद रखना है, किस मंथ में किया गया था? अगस्त में। अगस्त 1920 में की गई थी और 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा, जो कि गोरखपुर में है, वहाँ असहयोग आंदोलनकारियों की एक क्रुद्ध भीड़ ने वहाँ की एक पुलिस चौकी में आग लगा दी थी, जिससे क्या हुआ कि वहाँ 22 पुलिसकर्मी जलने से मर गए। इस कांड के विरोध में गांधी जी ने बारदोली प्रस्ताव के अंतर्गत 12 फरवरी 1922 को, ये 12 फरवरी डेट याद रखिएगा, 12 फरवरी 1922 को इस आंदोलन को वापस ले लिया। इसके उपरांत गांधी जी को 13 मार्च को गिरफ्तार कर लिया गया था। आइए प्रश्न संख्या हम लोग 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया है, किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की मानद उपाधि दी गई है? ऑप्शन दिया गया लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक या फिर राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक एक राष्ट्रवादी पत्रकार, शिक्षक, सामाजिक सुधारक तथा स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्हें लोकमान्य के मानद उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। इन्होंने केसरी एवं मराठा नामक समाचार पत्र भी निकाला। केसरी की बात करें तो केसरी मराठी भाषा में निकलती थी और मराठा अंग्रेजी भाषा में। बर्मा के जेल में रहकर उन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक गीता रहस्य की रचना भी की थी। इसके पहले उन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक द आर्किटिज होम ऑफ द वेदास की भी रचना की थी। वैलेंटाइन सिरॉल ने उन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, कई बार परीक्षाओं में प्रश्न यह पूछा गया है। और 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू होने से पहले ही इनकी मृत्यु हो गई थी। आइए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया है, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? ऑप्शन दिया गया जलियांवाला बाग नरसंहार, खिलाफत आंदोलन, सैनिक विद्रोह या फिर असहयोग आंदोलन। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जलियांवाला बाग नरसंहार। देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने 13 अप्रैल 1919, यह घटना कब घटी थी? 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर शहर में होने वाले जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अंग्रेजों द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। और इसमें भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये भी प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उसमें भारत में गवर्नर जनरल और वायसराय कौन था? तो इसमें कौन था? वो चेम्सफोर्ड था। आइए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है, प्रसिद्ध पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है? झारखंड, जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र या फिर मिजोरम। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर। इसी एक और अन्य नाम से जाना जाता है पीर पंजाल को, वह क्या है? बनिहाल। एक दूसरा नाम है बनिहाल रेलवे सुरंग, ठीक है। और इसकी जो लंबाई वो कितनी है? 11.215 किलोमीटर है इसकी लंबाई है। और यह जम्मू बारामूला लाइन का हिस्सा भी है। आइए प्रश्न संख्या 5 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 5 में पूछा गया है, भारत की सीमाएं कितने देश से लगती है? 4, 5, 7 या फिर 9। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? देखिए, यहाँ पे 2 तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत की स्थलीय सीमाएं कितने देश से लगती है और भारत की सीमाएं कितने देश से लगती है। और अगर सिर्फ पूछेगा कि भारत की सीमाएँ कितने देश से लगती हैं, तो यहाँ पर 9 राइट आंसर होना चाहिए, लेकिन आयोग ने यहाँ पर राइट आंसर 7 माना है। स्थलीय सीमा की बात करें तो 7 देशों के साथ भारत की स्थलीय सीमा लगती है, जिसमें कौन कौन से देश हैं? आपका इसमें पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार है। सबसे लंबी जो स्थलीय सीमा भारत की लगती है, किस देश के साथ लगती है? वो लगती है, सबसे लंबी लगती है बांग्लादेश के साथ। यह भी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ स्पर्श करती है? तो बांग्लादेश के साथ लगती है। और सबसे छोटी की बात करें, सबसे छोटी किसके साथ लगती है? वह लगता है अफ़गानिस्तान के साथ। तो आप लोगों को दोनों को याद रखना है, सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश और सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफ़गानिस्तान के साथ भारत शेयर करता है, ठीक है। इसके अलावा भारत के दो जलीय
सामुद्रिक या जलीय सीमाएं दो देशों के साथ लगती है, कौन कौन से हैं? वह है श्रीलंका और मालदीव। आइए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया है, त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में किससे घिरा हुआ है? किस देश से घिरा हुआ है? म्यांमार, चीन, थाईलैंड या फिर बांग्लादेश? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा इन सब में? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बांग्लादेश। और इसके पहले जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि बांग्लादेश का जो स्थलीय सीमा है भारत के साथ सबसे लंबा लगता है। और प्रश्न संख्या 7 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 7 में पूछा गया कि पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की, दादरा और नगर हवेली की, पुदुचेरी या फिर लक्षद्वीप? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 8 में पूछा गया है, मुर्मुगांव बंदरगाह भारत के किस राज्य में है? गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र या फिर गोवा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोवा। और यह गोवा का मुख्य बंदरगाह भी है। ठीक है, जो मुर्मुगांव बंदरगाह है वो कहाँ का है? गोवा का मुख्य बंदरगाह भी है। आइए प्रश्न संख्या 9 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 9 में पूछा गया कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 240, अनुच्छेद 244 या फिर अनुच्छेद 248? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 244। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची, अगर हम लोग अनुसूची की बात करें तो 5वीं अनुसूची के प्रावधान असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के अलावा किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण पर लागू होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? ऑप्शन दिया गया अनुच्छेद 81(1), अनुच्छेद 59(1), अनुच्छेद 75(1) या फिर अनुच्छेद 80(1). तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 75(1). ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ 75(1) होना चाहिए। ठीक है, सही दिया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(1) में लिखा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी और अन्य मंत्रियों को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। आइए प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं 11। प्रश्न संख्या 11 में पूछा गया है कि कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या फिर सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। देखिए सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों और रीति रिवाजों की रक्षा के लिए तैयार किए गए हैं। संविधान में 2 अनुच्छेद सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों से संबंधित हैं और उसकी रक्षा करते हैं। कौन कौन से हैं? आर्टिकल 29, ठीक है, आर्टिकल 29 इसमें किस बात का उल्लेख किया गया है? अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। और आर्टिकल 30 यानी कि अनुच्छेद 30 इसमें कहा गया है शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने के लिए अल्पसंख्यकों का अधिकार। इसका यह वर्णन जो कि इस आर्टिकल में 30 में किया गया है। आइए प्रश्न संख्या 12 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 12 में पूछा गया है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवानिवृत्ति की आयु वर्ष है? कितने वर्ष है? 60 वर्ष, 65 वर्ष, 67 वर्ष या फिर 70 वर्ष? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 65 वर्ष हो जाएगा। 65 वर्ष या फिर 6 वर्ष, जो भी पहले हो। अगर 6 वर्ष पहले हो जा रहा है तो यह सही है, और 65 वर्ष पहले हो जाएगा तो यहाँ पर उसका सेवानिवृत्ति की आयु हो जाएगी। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें वर्तमान में कौन है? वो राजीव कुमार है। आप लोग को इसको याद रखना है, करंट अफेयर्स या फिर जीके के लिए ये राजीव कुमार है। आइए प्रश्न संख्या 12 देखते हैं हम लोग। प्रश्न 13 देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 में पूछा गया है कि दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? 1296 से 1316, 1286 से 1316, 1303 से 1334 या फिर 1410 से लेकर 1437? तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1296 से लेकर 1316 तक। देखिए अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या करके शासक बना था, और खिलजी वंश की स्थापना की गई थी 1290 में। किसके द्वारा की गई थी? जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। उसका शासनकाल था 1290 से लेकर के 96 तक। और अलाउद्दीन खिलजी कब शासक बनता है? 1296 में, और 1296 से लेकर के 1316 तक इसका शासनकाल रहता है। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 14 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 14 में पूछा गया है कि कितनी प्रतिशत भारतीय जनसंख्या की आजीविका का प्राथमिक स्रोत कृषि है? 54%, 58%, 62% या फिर 66%? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 54%। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग।
भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है 100, 25, 75 या फिर 50। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 50। देखिए संविधान में, भारतीय संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है, किंतु संविधान के अनुच्छेद 118 के तहत प्रत्येक सदन को अपनी प्रक्रिया नियम बनाने का अधिकार है। अतः लोकसभा के नियम 198 के तहत, इसको आप लोग को याद रखना है, लोकसभा के नियम 198 के तहत प्रावधान किया गया है कि कोई भी सदस्य लोकसभा अध्यक्ष को मंत्रिमंडल यानी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे सकता है। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 16 में पूछा गया है कि खिज्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश या फिर शाह वंश? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सैयद वंश। खिज्र खान की बात करें तो खिज्र खान सैयद वंश का संस्थापक था और सैयद वंश का जो समय काल रहा है कब से कब तक रहा है? 1414 से लेकर के 1414 से लेकर के 1451 तक। किसी की किताब में 50 भी मिलता है, किसी किताब में 51 भी मिलता है, दोनों सही है। और खिज्र खान के शासनकाल की बात करें तो इसका शासनकाल कब से कब तक रहा है? 1414 से लेकर के 1421 तक। ठीक है। खिज्र खान ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, बल्कि वह रैयत-ए-आला की उपाधि से ही संतुष्ट रहा और इसने मंगोल आक्रमणकारी तैमूर को सहयोग प्रदान किया था। ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 17 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 17 में पूछा गया है, ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है? दक्षिण प्रशांत, हिंद महासागर, कैरेबियन सागर या फिर उत्तरी अटलांटिक? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, इसको आप लोगों को याद रखना है, और यह उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 18 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला झरना है? मुटराजी, मोंगे, टुगला या फिर एंजिल? तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? आप लोगों को बात पता हो, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एंजिल। ठीक है। एंजिल झरना वेनेजुएला में स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 979 मीटर, लगभग 1 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 19 में पूछा गया कि मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था? 1471, 1191, 1391 या फिर 1061? तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1191। ठीक है। 1191 में क्या हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। प्रथम युद्ध हुआ था और इस युद्ध में क्या हुआ था कि इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया था। अगले वर्ष 1192 में जब द्वितीय तराइन युद्ध हुआ तो उस तराइन युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 20 में पूछा गया है, भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? 1294, 1417, 1213 या फिर 1398? तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1398। ठीक है। तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद, इसका शासनकाल 1324 से 1412 के बीच में था और इसके शासनकाल में ही 1398 में मंगोल आक्रमणकारी तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। और आइए हम लोग प्रश्न संख्या देखते हैं 21। प्रश्न संख्या 21 में पूछा गया है, निम्न में से किसे हिंद महासागर के सबसे गहरे बिंदु के रूप में जाना जाता है? मरीना ट्रेंच, सुंडा ट्रेंच, प्यूर्टो रिको ट्रेंच या फिर साउथ सैंडविच ट्रेंच? तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुंडा ट्रेंच। ठीक है। आप लोग को पता है कि मैरियाना गर्त जो है जो 11,034 मीटर गहरा है, वह प्रशांत महासागर एवं विश्व का सबसे गहरा गर्त है। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 22 में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता है? 1313 इब्न बतूता भारत पहुंचा, 1506 गुरु नानक का जन्म, 1290 मार्को पोलो ने भारत का दौरा किया, 1498 वास्को डिगामा कालीकट यहाँ पे हो जाएगा, कालीकट, एक मिनट, कालीकट हो जाएगा, कालीकट में आया। ठीक है। राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि ये मैच नहीं कर रहा है। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1506 में नहीं हुआ था, 1469 में हुआ है। कब हुआ है? 1469 में हुआ है। ठीक है। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में शेखपुरा जिले की एक गांव तलवंडी लाहौर में हुआ था। आइए प्रश्न संख्या 23 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 23 में पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को
किस चरण को 1885 से 1905 तक भी कहा जाता है, ठीक है। जो 1885 से 1905 का समय काल था भारतीय राष्ट्रवाद का, उसे किस नाम से जाना जाता है? उग्रवादी चरण, आरंभिक चरण, उदारवादी चरण या फिर संकटपूर्ण चरण। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उदारवादी चरण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है। 1885 से 1905 के समय काल को क्या कहा जाता है? उदारवादी चरण। और 1905 से लेकर के 1919 तक के जो समय है उसको क्या कहा जाता है? इसे गर्मपंथी या फिर उग्रवादी चरण के नाम से जाना जाता है। और 1919 के बाद के चरण को किस नाम से जाना जाता है? गांधीवादी चरण के नाम से जाना जाता है। आइए प्रश्न संख्या 24 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 24 में पूछा गया है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना में की थी? कब की थी? दिसंबर 1920, मार्च 1918, फरवरी 1919 या फिर अप्रैल 1921। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फरवरी 1919। और महात्मा गांधी ने कब किया था? तो रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए फरवरी 1919 में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। आइए प्रश्न संख्या 25 देखते हैं हम लोग। यहाँ पूछा गया है, यहाँ पे डॉट डॉट दिया है, भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले प्रथम भारतीय नेता थे? कौन थे? सुब्रमण्य अय्यर, राजा राम मोहन राय, आनंद चार्लू या फिर महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। आइए प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। 26 में पूछा गया है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में कृषि योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? 38, 35, 25 या फिर 15। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 15%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, यह भारत की सबसे बड़ी झील भी है। कौन सी झील है वो? डल, चिकला, उलर या डिडवाना, ठीक है। यहाँ चिल्का हो जाएगा, एक गलत टाइप हो गया है, चिल्का, उलर या फिर डिडवाना। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चिल्का, ठीक है। चिल्का झील जो कि उड़ीसा के समुद्री अप्रवाही जल में बनी एक झील है, यह भारत की सबसे बड़ी एवं विश्व की दूसरी सबसे बड़ी समुद्री झील है। यह झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है। 1981 में, डेट याद रखिएगा, वर्ष 1981 में इसे आर्द्र भूमि के रूप में चुना गया है। आइए प्रश्न संख्या 28 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 28 में पूछा गया है, मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। किस प्रकार की मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? लाल, काली, जलोढ़ या फिर लेटेराइट। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जलोढ़, एलुवियल, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी जो होती है भारत में सर्वाधिक 40% भाग पे पाई जाती है, 40% भाग पे पाई जाती है। और यह मिट्टी उत्तर के विस्तृत मैदान तथा प्रायद्वीपीय भारत के तटीय मैदानों में मिलती है। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 में पूछा गया है, किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? मुंबई, कोलकाता, कोच्चि या जमशेदपुर। तो राइट आंसर आप लोगों को पता है, जमशेदपुर को किस नाम से जाना जाता है? स्टील सिटी ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 में पूछा गया है, इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती नदी नहीं है? यानी कि ऐसी कौन सी नदी है जो कि पूर्व में बहती है, पश्चिम में, एक मिनट, ऐसी कौन सी नदी है जो कि पश्चिम दिशा में बहती नहीं है बल्कि पूर्व की तरफ बहती है? तो कौन सी इसमें हो जाएगी? नर्मदा, साबरमती, लूड़ी या कृष्णा। तो कृष्णा नदी राइट आंसर हो जाएगा। कृष्णा नदी किस तरफ बहती है? पूर्व की तरफ बहती है। बाकी जो तीनों नदियाँ हैं, नर्मदा, साबरमती, नर्मदा हो गया, लूड़ी हो गया और जो है कि साबरमती, तीनों नदियाँ किधर बहती हैं? ये तीनों नदियाँ हमारा पश्चिम की तरफ बहती हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 31 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 31 में पूछा गया कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थलों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है? ऑप्शन दिया गया अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 49 या फिर अनुच्छेद 50। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 49। ऑप्शन नंबर सी 49। आर्टिकल अनुच्छेद 48 की बात करें तो इसमें किस बात का उल्लेख किया गया? कृषि और पशुपालन का संगठन। 48A में ए की बात करें तो इसमें कहा गया है पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। आर्टिकल 50 की बात करें तो उसमें कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण की बात कही गई है। आइए प्रश्न संख्या 32 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 32 में पूछा गया है, महात्मा गांधी ने किस अर्थव्यवस्था की वकालत की? स्थानीय अर्थव्यवस्था की, केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की, विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की या फिर ग्लोबल अर्थव्यवस्था की? किस अर्थव्यवस्था की गांधी जी ने वकालत की थी? तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विकेंद्रीकृत, ठीक है।
महात्मा गांधी ने विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की वकालत की तथा कुटीर उद्योग पर जोर दिया था। इनके अनुसार उद्योग व संपत्तियों पर केवल चंद लोगों का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। आइए प्रश्न संख्या 33 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 33 में पूछा गया है, घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। घर्षण गति का विरोध करता है, घर्षण टूट का कारण नहीं होता है, घर्षण से ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, या फिर घर्षण से उष्णता का उत्पादन नहीं होता है। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घर्षण गति का विरोध करता है। ठीक है, अब बात करते हैं घर्षण की। तो घर्षण बल का वह गुण है जिसके कारण दो विषम वस्तुओं के मध्य प्रतिरोधी बल उत्पन्न होता है, जो एक वस्तु को दूसरे के सापेक्ष खिसकने का विरोध करता है। घर्षण बल कहलाता है, यानी घर्षण कहलाता है। आइए प्रश्न संख्या 34 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 34 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। पटाखों का जलना, मैग्नीशियम तार का गर्म होना, कपड़े सुखाना, या फिर पानी में चीनी का घुलना। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पटाखों का जलना। ठीक है, पदार्थों में होने वाला परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ प्राप्त होता है जो मूल पदार्थ से रासायनिक व भौतिक गुणों में पूर्णतः भिन्न होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। आइए प्रश्न संख्या 35 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 35 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने प्रोटॉन की खोज की थी। जेम्स चैडविक, जॉन डाल्टन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, या फिर रदरफोर्ड होगा, रदरफोर्ड नहीं है, और यूजिन गोल्डस्टीन। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूजिन गोल्डस्टीन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की खोज किया था जे थॉमसन ने या टॉमसन ने। न्यूट्रॉन की खोज किया था चैडविक ने। ठीक है, अधिकांश वैज्ञानिक जो हैं उन्होंने रदरफोर्ड को प्रोटॉन का खोजकर्ता माना है, लेकिन आयोग ने जितनी बारी परीक्षाएं हुई है, प्रश्न पूछा गया है, आयोग ने हमेशा इसका उत्तर क्या माना है? गोल्डस्टीन को ही माना है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। यहाँ पूछा गया कि सिलिकॉन क्या है, उपधातु, धातु, अधातु, या फिर नोबल गैस। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उपधातु। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 37 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। गुर्दा, पेट, जिगर, या यकृत, या फेफड़ा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिगर, यानी कि यकृत। ठीक है, यकृत शरीर में प्रवेश करने वाले रसायनों और अन्य पदार्थों को छानकर साफ करता है। यह पाचन में मदद करता है तथा रक्त और कई प्रकार के प्रोटीन के उत्पादन में मदद भी करता है। प्रश्न संख्या 38 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 38 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने चेचक हेतु टीके की खोज की थी। एडवर्ड जेन्नर, इवा एंगवाल, लुई पास्चर होगा यहाँ पे, लुई पास्चर, या एमिली रॉक्स। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एडवर्ड जेन्नर। ठीक है, देखिए वेरिसेला जोस्टर नाम के वायरस से होने वाले चेचक को आम भाषा में लोग किस नाम से जानते हैं? छोटी माता या चिकन पॉक्स। ठीक है, इसी इन नामों से भी जाना जाता है। इस दौरान क्या होता है, जब किसी को चिकन पॉक्स या छोटी माता हो जाता है, इस दौरान क्या होता है, व्यक्ति के शरीर में काले धब्बे पड़ जाते हैं और जलन और दर्द भी होता है। चिकन पॉक्स एक फैलने वाली बीमारी है। ठीक है, प्रश्न संख्या 39 देखते हैं। 39 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर से उत्पन्न रोग नहीं है। डेंगू, जीका, चिकनगुनिया, या दाद या रिंगवर्म। राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? देखिए इसमें डेंगू, जीका और चिकनगुनिया तीनों मच्छर से होने वाले रोग हैं। ठीक है, और दाद क्या है? यह मच्छर से नहीं होता है। और दाद जिसे कि हम लोग डिमेटोफाइटोसस या टिनिया के रूप में भी जाना जाता है, त्वचा का एक कवक संक्रमण रोग है। ठीक है, कवक से होता है या कवक के संक्रमक से होता है, संक्रमण से इन्फेक्शन से होता है। प्रश्न संख्या 40 देखते हैं, जो इस अभ्यास प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है। दबाव का एसआई यूनिट क्या है? मीटर, केल्विन, पास्कल, या फिर न्यूटन। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पास्कल। ठीक है, किसी दबाव की बात कर लें तो किसी सतह के एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब या दबाव कहते हैं। इसका मात्रक जो होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है, और यह एक अदिश राशि है। तो यह 40 प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में भी बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।